अभिलेख। अब हमें लिखना है शिलालेख। कुल शिलालेख 14 है, एक शिलालेख, और ये 8 स्थानों से पाए गए हैं। ये आपको याद रखना है 8 स्थान। 14 शिलालेखों में क्या क्या विषयों का उल्लेख किया है, यानी शिलालेखों में किस चीज का वर्णन है, प्रशासन और धर्म का। किसका? अशोक के प्रशासन का उल्लेख है और धर्म का। लघु शिलालेखों में क्या है, अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, पर्सनल है। स्तंभ लेखों में क्या है, प्रशासनिक बातों का उल्लेख। ये गुहा लेख क्या है, केव इंक्रिप्शंस। इसमें गया जिले में है बराबर पहाड़ियां, जहां पे इसने कर्ण चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ा आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं काम में दी थी रहने के लिए। गुहा लेख कहाँ है, अशोक ने कहा किया था, गया जिले में। कौन सी पहाड़ियां हैं, बराबर की पहाड़ियां। अपने 12वें वर्ष में इसने क्या किया था, किन 2 गुफाओं को दान किया था, सुदामा और विश्व झोपड़ा। और 19वें वर्ष में कर्ण चौपड़। इन गुफाओं को किसको दिया था इसने, आजीवक संप्रदाय के लिए। आजीवक संप्रदाय कब आप लोगों ने पढ़ा था, बताइए। आजीवक संप्रदाय आपने कब पढ़ा था, इसके पहले आपको पढ़ाया गया इस क्लास में। महात्मा बुद्ध मक्खली घोषाल से हुए थे, जो आजीवक का संस्थापक था। वो भाग्यवादी होते हैं, कहते हैं कर्म से कुछ नहीं होता, नियति सब कुछ कर्म को निर्धारित करती है। मक्खली घोषाल आजीवक कैसे संप्रदाय थे, भाग्यवादी। नियति कहते हैं कर्म से कुछ नहीं होता, नियति आपको ले जाएगी, उस हिसाब से आप कर्म करने लगेंगे। ठीक, क्लियर। तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को किसने दान में दिया था, सुदामा, विश्व झोपड़ा और कर्ण चौपड़। अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा और विश्व झोपड़ा गुफाएं, मतलब गुफाओं को खुलवा कर गुफा में रहने के लिए आजीवक संप्रदाय ने बना लिया था। अशोक ने बराबर पहाड़ी में, गया जिले में 12वें वर्ष में किसको, सुदामा विश्व झोपड़ा, और 19वें वर्ष में कर्ण चौपड़। ठीक है। अशोक का पौत्र एक दशरथ भी था। अशोक के बाद दशरथ था, उसने भी आजीवक संप्रदाय को 3 गुफाएं दी थी। लोमस ऋषि की गुफा, और कौन सी, गोपी भी था ना, और बटकिका। ये दशरथ कौन था, ये अशोक का पौत्र था। हाँ, और ये कौन सी गुफाएं थी, गया जिले में नागार्जुनी। नागार्जुनी पहाड़ी, गया कैसा है, पहाड़ी जिला है। ठीक, तो स्तंभ लेख हो गया आपका, गुहा लेख हो गया। लघु स्तंभ लेख कहाँ, सांची सारनाथ से पाए गए हैं। सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख कहाँ पाए गए हैं, सारनाथ और कौशाम्बी। सांची सारनाथ, इसमें संगवेद रोकने का पौत्र में क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे, दशरथ पौत्र है ना, वो अशोक का पौत्र था। उसने भी आजीवक संप्रदाय को कुछ गुफाएं बनवाकर दान में दी थी, लेकिन उसने कहाँ किया था, नागार्जुनी पहाड़ी। कौन कौन सी गुफा थी, लोमस ऋषि, गोपी और बटकिका। और अशोक ने क्या बनाया था, गया जिले में सुदामा, विश्व झोपड़ा और कर्ण चौपड़। लघु जो स्तंभ लेख हैं उसमें संगवेद रोकने के लिए कदम करता है कि संघ को मत भेद डालोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, संगवेद रोकने की बात करता है। और कौशाम्बी अभिलेख जो लघु, देखिए कौशाम्बी दीर्घ नहीं था, लघु था। यहाँ कुछ एक पॉइंट छूट रहा है छठे में, दिल्ली चोपड़ा, दिल्ली मेरठ, दौरिया, एक कुछ छूट रहा है। चलिए, कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख है ना, लघु दीर्घ छोड़िए, कौशाम्बी के स्तंभ लेख को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रानी का लेख कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है,
रानी का लेख, इसको पहले इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। कौशाम्बी का जो लघु उसका लेख है, इसको रानी का लेख कहता है। क्यों? क्योंकि कारुवाकी का उल्लेख है। लेखों में इसकी एक रानी का उल्लेख है जो कारुवाकी, और उसके पुत्र सीवर का। अशोक के एक पुत्र, एक पत्नी और एक पुत्र का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कौशाम्बी, जिसे रानी का उल्लेख भी कहते हैं, कारुवाकी और तीवर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और सांची सारनाथ में क्या है उसका लेख में? कहता है जो संघ को भेद करेगा, बहुत संघ जो भेद डालेगा उसको मैं जेल में डालूंगा। संघ भेद रोकने की बात करता है, ये कहीं ना कहीं उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी दर्शाता है। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट है आपको शिलालेख जो 14 कुल हैं और 8 स्थानों से पाए गए हैं। कौन कौन 8 स्थान है? मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, धौली, जौगढ़, गिरनार, कालसी, सोपारा, कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7, और एरगुडी। नहीं, नेत्रोडेगोलम का कुछ नहीं, मास्की। हाँ, अब यहाँ देखिए मैंने क्या कहा कि लघु शिलालेखों में क्या है? अशोक का व्यक्तिगत जीवन। तो ये 4 आप याद रखिएगा, ये 4 लघु शिलालेख हैं जिनमें अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। बाकी में अशोक को क्या कहा गया? राजाओं का प्रियदर्शी कहा गया है। लेकिन 4 ऐसे लघु शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम मिलता है। वो है नेत्तुर, उडेगोलम। ये कहाँ है नेत्तुर, उडेगोलम? ये दोनों कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। पूछा भी था कि देवा नाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? और सुनिए, मास्की ये कहाँ है? गुर्जरा, गुर्जरा है मध्य प्रदेश में। और मास्की कहाँ है? कर्नाटक में, रायचूर में। ये 4 याद रखिएगा जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है। तो इस पे भी विवाद था कि ये जो लोग कहते थे ना कि जो प्रियदर्शी वो कौन है? लंका का राजा तीस है। तो बाद में जब ये 4 खोदाई, जब 4 शिलालेख पाए गए जिसमें लिखा था अशोक, राजा अशोक, ये भ्रांति हट गई। ये लंका का राजा नहीं था प्रियदर्शी, वो कौन था? अशोक था, भारत का शासक था। नेत्तुर, उडेगोलम, मास्की और गुर्जरा, ये 4 ऐसे लघु शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक, मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उडेगोलम, ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां से अशोक का नाम, इसको हाईलाइट करके लिख लीजिए, ये पूछा है कई बार भी, हाईलाइट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उडेगोलम, ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी में क्या है? प्रियदर्शी, 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 प्रियदर्शी। तो इतिहासकार कहते हैं प्रियदर्शी यहाँ का नहीं, लंका का राजा था। किस? क्योंकि वो भी प्रियदर्शी पद धारण करता था। तो बाद में जब विलियम जोन्स ने जब खुदाई कराई तो ये जो पाया गया, ये करे नहीं, ये प्रियदर्शी वो नहीं है, ये भारत का राजा अशोक है। सारे इंद्र अशोक के, प्रियदर्शी कोई और नहीं, वो अशोक ही है, लंका का राजा नहीं। तो अगर ये 4 स्थान नहीं खोजे गए होते तो कैसे पता चलता? मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उडेगोलम। ठीक, क्लियर? अब हमें क्या देखना है? हाँ, रायचूर नहीं, ये बेल्लारी है, बेल्लारी जहां से सुषमा स्वराज लड़ती थी चुनाव, कर्नाटक का बेल्लारी ही थी। उनकी पुत्री भी तो है बांसुरी स्वराज ना। बहुत अच्छा है, राजनीति का नॉलेज अच्छा है, राजनीति बहुत जानता है सर। कहीं नहीं, नाम ज्यादा है लेकिन मुझे भी याद नहीं होता ये नेत्तुर, उडेगोलम। क्यों? क्योंकि सुषमा स्वराज जी से चुनाव लड़ती है, इसलिए मुझे दिमाग में बैठा नहीं। नेत्तुर, उडेगोलम, रायचूर,
हाँ, रायचूर, कर्नाटक का रायचूर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो और इसको हाईलाइट कर लिया शामली, इसको रानी का क्लेम करते हैं। अभी चर्चा होगी नहीं आता है, वो सब लघु शिलालेख पे हैं, इसमें परेशान नहीं होना। रूपन ये सब शास्त्री गुर्जर नेत्रोड़े रोलक बहुत सारे पाएंगे, सबको भी नहीं याद रखना है। हमको इम्पोर्टेंट क्या है, ये स्तंभ लेख, गुहा लेख और ये दीर्घ शिलालेख। ये 8 स्थान है ना। मानसेरा कहाँ है, चलिए बोलिए। पाकिस्तान के पेशावर जिले में। शाहबाजगढ़ी कहाँ है, पाकिस्तान के पेशावर पेशावर जिले में। धौली कहाँ है, उड़ीसा के पुरी जिले में। और ये कहाँ है, जौगढ़ गंजाम जिले में। धौली पुरी में है, उड़ीसा के पुरी में। जौगढ़ कहाँ है, गंजाम में। गिरनार कहाँ है, सौराष्ट्र काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। कालसी कहाँ है, देहरादून। जौगढ़ के बगल में कहते हैं गंजाम, गंजाम। हाँ, उड़ीसा का एक जिला है गंजाम। गिरनार कहाँ है, गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। कालसी कहाँ है, देहरादून में। सोपारा कहाँ है, महाराष्ट्र के थाना जिले में। और एलिगुड़ी कहाँ है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश के शायद करनूल में। काठियावाड़। आंध्र प्रदेश में एलिगुड़ी। काठियावाड़ कहाँ है सर? गुजरात। गुजरात। ठीक, ये 8 स्थानों को याद रखना है। मानसेरा, शाहबाजगढ़ी और ये उसके नीचे क्या है सर? देहरा क्या? देहरादून। देहरादून। हाँ, कालसी एक स्थान है देहरादून में, वहां से भी अशोक का दीर्घ शिलालेख पाया गया है। कहाँ पे? जौगढ़ गंजाम, गा पर हिंदी अनुस्वार वाली, जा पर बड़ा की मात्रा और वहाँ गंजाम। आंध्र प्रदेश के करनूल। करनूल में एलिगुड़ी। और एलिगुड़ी की जो भाषा है उसको बुस्ट्रोफेडान बोला जाता है। इस अभिलेख की जो भाषा है वो क्या है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाँ, बुस्ट्रोफेडान। एक हत्या तुम कर दी, तुम्हारे ऊपर धारा नहीं मारा है। बुस्ट्रोफेडान, ठीक, क्लियर क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या देखना है कि 14 श्लोकों में क्या क्या बातें कही गई। बस 2 मिनट खत्म हो जाएगा, 2 मिनट का समय, इसके बाद नहीं आगे शॉर्ट कट मिल पाते हैं ना, परेशान नहीं। नहीं, मतलब 14 8 स्थानों से पाए गए 14 हैं टोटल। और अशोक बहुत चालाक था, धौली और जौगढ़ में 11वें 12वें 13वें नहीं करा। एक शिलालेख पे 14 उसकी घोषणाएं हैं और वो ये बता न चल सकी हमने ही जीता है, इसलिए 11वें 12वें और 13वें का उल्लेख उसने कहा नहीं किया है। धौली और जौगढ़, इसको पृथक कलिंग विज्ञापन, धौली और जौगढ़ को क्या कहा जाता है, धौली अब एक अंडरलाइन करके लिख लीजिए। धौली में कहता है अशोक, सारी प्रजा क्या है, मेरी संतान। मतलब धौली जौगढ़ में जो 14 इसकी घोषणाएं हैं 11वें 12वें 13वें का उल्लेख नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि 13वें में कलिंग विजय उसने की थी, इसलिए लोगों को बताना नहीं चाहते कि हमने आपको जीता है। 1 लाख लोग मारे गए हैं, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। जानना तो चाहिए, नहीं तो कोई बता देगा ना। चलिए कोई बात नहीं। पहले में क्या है, जल्दी बता दिया जाता है। पहले में क्या है, पशुबल की निंदा, कहता अब केवल
एक हिरण और 2 मोर मारे जाएंगे और धीरे धीरे वो भी बंद कर दूंगा। पशुओं की हत्या नहीं होगी, ये पहले शिलालेख में है। दूसरे में क्या है, कहता है मैंने 2 प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था की है, मानवों की और पशुओं की। तीसरे में क्या है, इन अधिकारियों का उल्लेख युक्त, राजुक और प्रादेशिक, इन अधिकारियों का उल्लेख है। मानव और पशु दोनों की चिकित्सा का, तथा मैं इसके पहले कभी नहीं हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, मानवों की चिकित्सा की व्यवस्था कराऊंगा और साथ साथ पशुओं की। ठीक। चौथे में क्या कहता है, युक्त राजुक। हाँ कहता अब मैं युद्ध में नहीं बसता है, दूध भी मेरी घोष। जब युद्ध शुरू होता है तो कैसे समझ आते हैं घोड़ा वाला लेके, महाभारत वाले में कहता भेरी घोष से जहाँ क्या होगा, धम्म हो। अब वो नहीं बजेगा, युद्ध का नगाड़ा नहीं बजेगा, बल्कि धम्म हो। पांचवें में क्या है, 5वें शिलालेख में क्या है, कहता मैं कभी भी आज के पहले कभी भी कोई अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ किसी धर्म के प्रचार के लिए, मैं करने जा रहा हूँ। मैं अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में एक नए अधिकारी की नियुक्ति कर रहा हूँ, उसका नाम है धम्म महामान। ये खबर नहीं किया था ऐसा कुछ। हाँ यही होता है, इसीलिए तो धम्म महामान। अकबर ने दीन इलाही के लिए किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की। दीन इलाही और अशोक के धर्म में बहुत सारी समानताएं हैं, बड़ों का आदर करना, सच बोलना, एक पत्नी का पालन करना समान है, लेकिन एक ही अंतर अलग कर देता है कि इसने अकबर ने दीन इलाही के प्रचार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अशोक ने क्या किया, अपने 5वें शिलालेख में कहता है मैंने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामान नामक अधिकारी की नियुक्ति की है, तो धर्म का प्रचार प्रसार कराएगा और प्रजा के नैतिक उत्थान का प्रयास करेगा। ठीक। अब देखिए 6वें शिलालेख में लोग कहते हैं कि कैसा सुशासन होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए। 6वां शिलालेख है, गुड गवर्नेंस की बात करता है। कहता राजा हूं मैं जब कपड़े पहनूं, मैं जब सोऊं, मैं जब खाना खाऊं, तो मेरे दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। कोई भी आ सकता है और मुझसे क्या कर सकता है, अपनी समस्या बता सकता है। भाई जो जन सुनवाई होती है मुख्यमंत्री की या फिर डीएम सर की, वो क्या है, जनता से जुड़ने का एक तरीका है, और वो बहुत पहले कहाँ है, अशोक के 6वें शिलालेख में। लिख लीजिए, कहता है मैं चाहे अंतापुर में रहूं, मैं चाहे शयन कक्ष में रहूं, प्रजा मुझसे मिल सकती है कभी, यानी कभी भी किसी समय प्रजा मुझसे मिल सकती है। तो आप किसी का जब मेंस में क्वेश्चन आए तो आप ये तो कहेंगे कि लोक कल्याणकारी जरूर 6वें शिलालेख से पता चलता है, गुड गवर्नेंस की अवधारणा, तभी तो आपका आंसर दूसरों से अलग होगा। 7वें और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है, धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। मतलब 7वें और 12वें में अशोक कहता है कि सभी धर्म में सच्ची बातें कही गई है। मैं चाहता हूँ सभी धर्म के लोग अच्छे से रहें, शांति से रहें, कोई किसी के कारण निंदा ना करे। 7वें और 12वें में क्या है, धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सभी धर्म के लोग सभी स्थानों पर रहें, क्योंकि सभी क्या करते हैं, शांति की बातें करते हैं, कोई भी किसी के कारण निंदा ना करे। आज क्या है, जब निंदा करते हैं तभी समस्या होती है। ठीक। 8वें में क्या है, धम्म यात्राएं। अब अरविंद का पॉइंट आएगा, धम्म यात्राएं। जैसे अशोक कहता है मैंने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की है, बोध गया। फिर कहता है मैंने अपने राज्याभिषेक की 14वें वर्ष में कहाँ यात्रा की है, निगलीवा, नेपाल। और यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ महात्मा बुद्ध को कनक बुद्धि नाम से जाना जाता है, ये भी महात्मा बुद्ध का नाम है। इनके स्तूप को धूला करवाया है। मतलब मरम्मत करवाई है। और 20वें वर्ष में कहा गया था,
ये आप ही का है लुम्बिनी। कहता है मैंने यहाँ महात्मा बुद्ध यहाँ जन्मे थे इसलिए मैंने क्या कर दिया है, टैक्स को 1/6 से 1/8 कर दिया है। यानी अशोक का 8वां शिलालेख में क्या है, धम्म यात्राओं का वर्णन है। 10वें वर्ष बोध गया, 14वें वर्ष निगरीवा निराली सागर, 20वें वर्ष लुम्बिनी। टैक्स प्रणाली की बात करता है। इससे पता चलता है ना कि मौर्य काल में टैक्स क्या था, एंशिएंट टाइम में मैक्सिमम 1/6 होता था उपज का, लेकिन इसने क्या कहा, मैंने 1/8 कर दिया है। क्यों? क्योंकि भंते महात्मा बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ है। ठीक, इससे भी पता चलता है कि लुम्बिनी जन्म हुआ था। और जो लोग कहते हैं नेपाल नेपाल नेपाल, कैसे नेपाल? अशोक के समय तो हमारा हिस्सा था, तभी अशोक वहां की यात्रा किया लुम्बिनी की, नहीं तो क्यों करता? अशोक के शिलालेख वहां पाए गए, इसका मतलब नेपाल भी उसके अंडर में था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म भले ही लुम्बिनी में, आज नेपाल में, लेकिन उस समय वो भारत का ही हिस्सा था, मौर्य साम्राज्य का ही हिस्सा था। ठीक, 9वें में क्या है, इसको ऐसे 9वां 11वां और 13वां, 9वां 11वां और 13वां। एक 9वें में कहा गया है सभी मंगल में सबसे अच्छा मंगल कौन है, धम्म मंगल। 11वें में कहा गया है धम्मदान, कहा सभी दान में सबसे बड़ा दान क्या है, धम्मदान। और 13वें में क्या है, धम्म विजय। ठीक, और 14वें में क्या है, 14वें में कहता है मैं मानता हूं कि कुछ बातें छूट गई हैं, सभी चीजें एक पत्थर पे नहीं लिखा जा सकती। तो 14वें में क्या लिखा है, धम्म मंगल, धम्म मंगल। 11वें में धम्मदान और 13वें में धम्म विजय। ये आपको याद करने का तरीका है। तो मैं नहीं पढ़ रहा, मैं चाहता हूँ लोक मंगल, धम्म लोक मंगल। धम्मदान तो सभी को, श्रमणों को दान करिए, ब्राह्मणों को दान करिए, ऐसा दान करिए जिससे सबका कल्याण हो। 14वें में कुछ नहीं है। 14वें में कहा गया है कि 14वें में कहता है कुछ बातें छूट गई होंगी, कुछ बातें छूट सकती हैं। 13वें में धम्म विजय। 14वें में कहता है कुछ बातें छूट सकती हैं, पत्थर है, मैं सारी बातें नहीं लिखा सकता हूँ। हो सकता है कुछ का रिपीटिशन हुआ, दोहराव हुआ, उससे मैं काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ है इसमें सच्चाई बात की गई, सच्चाई से इसको प्रस्तुत किया गया। ठीक, अब क्लियर हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, तीसरा यज्ञराजु प्रादेशिक, पहला पशु बलि अहिंसा की बात, दूसरा मानव पशु चिकित्सा की बात, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा तीसरा 5वां इंपॉर्टेंट है, 6ठा इंपॉर्टेंट है, 8वां इंपॉर्टेंट है, 13वां इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये आपके अशोक पुरातत्व में अशोक के अभिलेखों की चर्चा हो गई। अब विदेशी यात्रियों के विवरण में हम मेगास्थनीज को कब देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पोलिटिकल हिस्ट्री।